नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर गए हुए हैं और आपको मालूम है कि अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल रहे हैं एस सिद्धार्थ। देखिए, के पाठक को छुट्टी पर गए हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ है कि अब एस सिद्धार्थ ने के पाठक के कई आदेशों को पलट दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो सजल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि के पाठक छुट्टी पर गए हुए हैं। देखिए, एक तरफ के पाठक छुट्टी पर गए हुए हैं और दूसरी तरफ अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल रहे हैं एस सिद्धार्थ। तो के पाठक के जाने से और एस सिद्धार्थ के आने से शिक्षा विभाग पर क्या प्रभाव पड़ा है सजल? देखिए, बहुत सारा प्रभाव पड़ा है और बहुत व्यापक पैमाने पे प्रभाव पड़ा है। आज की तारीख में स्थिति ये है, के पाठक के जाने के बाद स्थिति ये है कि शिक्षा विभाग का जो सचिवालय मुख्यालय है, राज्य मुख्यालय, तो राज्य मुख्यालय से लेकर और सुदूर गाँवों के जो स्कूल हैं, शहर के स्कूल हैं, तो हर स्कूल में शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों या स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी हों, अब सभी रिलैक्स मूड में हैं, सभी आराम की मुद्रा में हैं। कहीं कोई मानसिक दबाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और पूरा एकदम कंप्लीट ये शिक्षा विभाग ही कहिए पूरे बिहार का जो है वो अभी रिलैक्स मूड में है, एकदम कहिए कि आराम की मुद्रा में है। और उसी मुद्रा में चूंकि स्कूल तो आराम में काम तो हर्ष नहीं ना हुआ है। काम तो चल रहे हैं, जी। काम चल रहे हैं, लेकिन जो तनाव में रहा करते थे, चाहे वो शिक्षक कर्मचारी हों, अधिकारी कर्मचारी हों, तो जो तनाव जो दबाव था उनका मेंटल प्रेशर, जो मानसिक दबाव की स्थिति उनमें थी, वो मानसिक दबाव की स्थिति उसी दिन से खत्म हो गई है जिस दिन से के पाठक छुट्टी पे गए हैं, यानी 3 जून को के पाठक छुट्टी पे गए हैं और उसी दिन से ये पूरा विभाग, पूरा शिक्षा का महकमा, सारे स्कूल्स, सारे ट्रेनिंग कॉलेज, एक-एक संस्थान जो है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेज, वो उसके शिक्षक कर्मचारी, सारे अधिकारी सभी टेंशन फ्री है, एकदम मानसिक दबाव से मुक्त है और रिलैक्स मूड में आराम की मुद्रा में काम कर रहे हैं। आराम की मुद्रा में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आपसे ये सीधा सवाल है मेरा सजल जी, जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैंने शुरू में ही कहा कि अभी के पाठक को छुट्टी पर गए हुए एक सप्ताह का समय भी नहीं बीता है कि हमने देखा कि आते ही एस सिद्धार्थ ने के पाठक के कई आदेशों को पलट दिया है। कौन-कौन से आदेश हैं वो सजल जी? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, वो स्कूली शिक्षा में अगर हम लोग आते हैं, तो स्कूली शिक्षा में आपको याद होगा कि के पाठक ने छुट्टियों अभी जो छुट्टियाँ हुई थी बच्चों की 8 तारीख तक, उसमें भी उन्होंने स्कूलों का जो टाइमिंग रखा था टीचर्स के लिए, बच्चों की तो छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो स्कूलों में टाइमिंग था, वो टाइमिंग कंटिन्यू कर रहा था 6 बजे से लेकर 1:30 बजे दिन तक। तो अब क्योंकि स्कूल्स अब खुलेंगे, 10 से खुल रहे हैं स्कूल, मंडे से, तो अब स्कूलों का टाइमिंग चेंज हो गया है और इसमें 1 घंटा से ज़्यादा की छूट मिल गई है शिक्षक कर्मचारियों को, स्कूल अवधि को कहिए, कि सवेरे जैसे 6 बजे से स्कूल चला करते थे, तो अब 6:30 से चला करेंगे। शिक्षक कर्मचारियों को 1:30 बजे स्कूल छोड़ने की इजाज़त थी, तो अब 12:10 में छुट्टी हो जाया करेगी। तो ये है, आधा घंटा उनको वो शुरू में रिलैक्स मिला है, टाइम की छूट मिली है और इधर 1:30 बजे के बदले 12:10 हो गया है। तो इधर भी करीब 60 और करीब 80 मिनट का इधर हुआ है, तो कुल मिला के कहिए तो 110 मिनट का रिलैक्स हुआ है कि छूट मिली है, मोहलत मिली है शिक्षक कर्मचारियों को। अब वो उसमें भी टाइमिंग जो था, आधा घंटा आप पहले नहीं पहुंचना है स्कूल शुरू होने के पहले, अब 10 मिनट पहले तक आप पहुंच जाइए। तो ये है, सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचिए, 6:30 में प्रार्थना की घंटी बजेगी, तो उसके 10 मिनट पहले यानी 6:20 तक आपको हाजिर हो जाना है। नहीं भी हाजिर होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए
कि प्रार्थना तो 6:30 से है ना, प्रार्थना में हाजिर होना जरूरी है। तो आप यही मान के चलिए कि 6:30 सवेरे 6:30 से लेके अभी 12:10 तक स्कूल चलेंगे। ये 30 जून तक चलेंगे। ये तो पहला आदेश हुआ ये सचिन। पहला आदेश हुआ। जी। दूसरा सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा में ही बात करेंगे हाँ। तो स्कूलों का जो मॉनिटरिंग सिस्टम था वो चेंज हो गया है। मॉनिटरिंग सिस्टम चेंज हो गया है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि पहले आपको याद होगा कि एक दिन में 60,000 तक स्कूलों के इंस्पेक्शन हुआ कर रहे थे। तो अब उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि अब क्या हुआ मॉनिटरिंग सिस्टम में कि अब हर आदमी को जो स्कूलों का इंस्पेक्शन करना है तो स्कूलों की संख्या लिमिट कर दी गई है। और एक तो ये हुआ है, और एक एक कर्मचारी जो भी 8,000 लोग स्कूल इंस्पेक्शन से जुड़े हुए हैं वो 3 महीना तक उनका स्कूल आवंटित होगा डीडीसी द्वारा। हर जिले के डीडीसी स्कूल आवंटित करेंगे और 3 महीना तक उनके जिम्मे वही स्कूल रहेंगे जो आज की तारीख में आवंटित होंगे। तो 3 महीना तक उनको एक ही स्कूल का इंस्पेक्शन करना है बार बार। जो आवंटित स्कूल्स होंगे उसके अलावे किसी दूसरे स्कूल्स में उनको नहीं जाने हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। एक तो बड़ा बदलाव ये हुआ है। दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ है कि यहाँ शिक्षा विभाग के स्तर पर हर जिले के लिए नोडल ऑफिसर तैनात किए गए हैं। ये नोडल ऑफिसर जो 38 जिलों में एक एक ऑफिसर दिए गए हैं, ये नोडल ऑफिसर 3 महीना तक उस जिले के प्रभार में रहेंगे। 3 महीना तक उस जिले के प्रभार में रहेंगे और हर हफ्ते कम से कम 5 स्कूलों का इंस्पेक्शन करेंगे। तो एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब स्कूल पहले क्या था कि एक स्कूल में दिन भर में 3 से 4, 5, 6 इंस्पेक्शन पार्टियां पहुंच रही थी। तो अब उस पर चेक लग गया है। अब मुश्किल से कहिए, अब ऐसे कहिए कि हफ्ता में हर स्कूल का एक बार इंस्पेक्शन होगा। अच्छा, हफ्ता में हर स्कूल का सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन होगा और वो एक बार कवर होगा। तो ये व्यवस्था बदल गई है। और खास के जो फोकस होगा वो फोकस होगा इंस्पेक्शन में जो फोकस होगा उस फोकस के एजेंडे तय किए गए हैं। जैसे आधारभूत संरचना में क्या क्या दिखते हैं, फर्नीचर्स हैं या नहीं। एक सबसे बड़ा चेंजर आपको बता दूं, बहुत मेजर जो कल डिसीजन हुआ है कि आपको याद होगा कि के पाठक के टाइम में स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्नीचर की आपूर्ति हुई थी बच्चों के बैठने के लिए। उसमें उन्होंने 2 आपूर्तिकर्ताओं पर बाद में जांच के बाद के पाठक ने मुकदमा भी किया था और जुर्माना भी लगाया था। के पाठक ने मुकदमा किया था और जुर्माना किया था 2 आपूर्तिकर्ताओं पे जिन्होंने घटिया आपूर्ति की थी वेंचर्स की। लेकिन कल नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, उन्होंने साफ साफ आदेश किया है। कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा है कि अभी भी डीओज को कहा है कि आप देख लो, अगर बेंच डेस्क घटिया है तो उस आपूर्तिकर्ता को वापस कर दो, और अगर वो वापस नहीं लेता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। तो एक बड़ा चेंजेस कल ये हुआ है कि के पाठक के टाइम में जो बेंच डेस्क की आपूर्ति हुई थी, अगर अभी भी वो घटिया पाई जाती है तो आपूर्तिकर्ताओं पे अब कार्रवाई तय है। एक तो ये हुआ है। तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव ये हुए हैं कि स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया है, स्कूल का मॉनिटरिंग सिस्टम चेंज हो गया है। और इससे ज्यादा जो व्यापक असर पड़ा है आपको उच्च शिक्षा में पड़ा है। हायर एजुकेशन में आपको पता होगा कि चांसलर यानी राजभवन और के पाठक शुरू से ही आमने सामने रहे और दोनों में ठनी हुई थी। और चांसलर हाउस के किसी भी आदेश से के पाठक उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसी को लेके आपको याद होगा कि पिछला जो 8 जनवरी था, 8 जनवरी के बाद से कुलपतियों ने शिक्षा विभाग में आना बंद कर दिया था, कई बुलावे के बावजूद, जिसको लेके कुलपतियों के वेतन बंद हुए, विश्वविद्यालयों को खाते फ्रीज हुए। बाद में मौर्या होटल में मीटिंग भी रखी गई, लेकिन उसमें भी के हाँ लेकिन वो जो बैठक हुई थी मौर्या होटल वाली, वो हाईकोर्ट के आदेश पे हुई थी और हाईकोर्ट ने खातों के संचालन पर से रोक हटा दी थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपको बता दूं कि पहले जो के पाठक के रिजिम में कुलपति बुलाए जाते थे, वो उसके लिए राजभवन का परमिशन जरूरी नहीं था, वो राजभवन की अनुमति नहीं ली जाती थी उसमें। लेकिन अब भी उच्च शिक्षा निदेशक ने 10, 11, 12 को कुलपतियों की बैठक बुलाने की शिक्षा विभाग
का प्रस्तावित डिसीजन था, तो उसके लिए चांसलर हाउस से उन्होंने अनुमति मांगी थी। उन्होंने चांसलर हाउस से ही कहा कि आप अमुक अमुक डेट को अमुक अमुक विश्वविद्यालय के कुलपतियों को यह निर्देशित करने की कृपा करें कि वो शिक्षा विभाग में प्रस्तावित बैठक में आए। तो एक ये नई परंपरा शुरू हो गई है कि अब कुलपति को अगर शिक्षा विभाग बुलाता है तो उसे राजभवन से परमिशन लेना होगा, राजभवन से परमिशन परमिशन लेना होगा। तो जैसा कि अभी उस शिक्षा निदेशक ने परमिशन के लिए चिट्ठी लिखी है, तो एक नई परंपरा का जन्म ये हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि अभी के पाठक ने जाते जाते एक बड़ा डिसीजन लिया था और जिस पर सिर्फ नीतिगत मुहर लगनी बाकी थी, सारा एक्सरसाइज हो गया था। बड़ा डिसीजन जाते जाते लिया था वो ये था कि विश्वविद्यालयों में जो वेतन भुगतान होता है कॉलेजों में, तो सरकार विश्वविद्यालयों को पैसा देती है और विश्वविद्यालय कॉलेजों को अब विश्वविद्यालय के माध्यम से कॉलेजों के शिक्षक कर्मियों को वेतन भुगतान होता है। यही उसमें व्यवस्था है। लेकिन के पाठक ने ये व्यवस्था की थी कि अब एक एक शिक्षक कर्मचारी के खाते में शिक्षा विभाग ही पैसा भेजेगा वेतन का। तो ये बड़ा था। इससे विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता थी, ऑटोनॉमी थी, उसको लेके खलबली मच गई थी विश्वविद्यालयों में। तो अब वो फैसला भी करीब करीब मान के चलिए चेंज हो गया है और अब पहले की जो परंपरा थी विश्वविद्यालयों को पैसे भेजने की, बस वही परंपरा अब फिर से कायम होगी। तो ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये जो दो बड़े डिसीजन हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हुए हैं कि एक तो शिक्षा विभाग यानी एसीएस अगर कुलपतियों की बैठक बुलाते हैं, कुलपतियों को बुलाते हैं, राजभवन से राजभवन से इजाजत लेने की इन्होंने नए एसीएस ने परंपरा शुरू की है। एक तो ये बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि के पाठक ने जो वेतन भुगतान की प्रस्तावित व्यवस्था की थी कि हम सीधे शिक्षक कर्मचारियों के खाते में विश्वविद्यालय पैसा नहीं देगा, हम भेजेंगे, तो एक वो जो डिसीजन हो गया था वो डिसीजन अब चेंज होगा। वेतन भुगतान की जो पुरानी परंपरा थी विश्वविद्यालयों में, वो परंपरा कायम रहेगी। के पाठक ने जो विश्वविद्यालयों हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद उन्होंने विश्वविद्यालयों को बजट के नए वित्तीय वर्ष का बजट का पैसा जो जारी नहीं किया था, तो अब वो पैसा जारी होने वाला है। तो ये सारे और फिर 12 को आपको बताऊं कि के पाठक के जाने के बाद पहली बार 12 तारीख को नए एसीएस ने कुलपतियों की बैठक बुलाई है। तो ये एक 12 को कुलपतियों की बैठक होने वाली है। तो ये और अभी तक जो खबर हमारे पास ये भी है कि 12 को राजभवन में भी कुलपतियों की बैठक बुलाई गई है। अच्छा, राजभवन में भी कुलपतियों की बैठक बुलाई गई है। अभी तक जो मेरी खबर है, हालांकि पक्की खबर इसलिए नहीं है कि नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बैठक 11 बजे से है। और खास बात मैं आपको बता दूं कि चांसलर के बुलावे के बावजूद राजभवन में ही कुलपतियों की किसी भी बैठक में के पाठक नहीं गए थे। लेकिन ये जो 12 को बैठक बुलाई गई है, इसमें फिर एसीएस बुलाए गए हैं और मान के चलिए कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ उस बैठक में जाएंगे। तो ये है, उस दिन कुलपतियों की 2 बैठक है। एक बैठक राजभवन में होगी और एक बैठक 3 बजे से शिक्षा विभाग में होगी। तो ये सारे बदलाव हुए हैं और मुझे लगता है कि 30 जून के बाद जब ये स्कूलों की ये टाइमिंग जो अभी जो 10 से टाइमिंग शुरू होगी, ये जब 30 जून को खत्म हो जाएगी, तो फिर 1 जुलाई जो स्कूल चलेंगे, मुझे लगता है उसका भी टाइमिंग नए सिरे से तय होगा। नए सिरे से तय होगा। बिल्कुल। चलिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सजल जी कि जब छुट्टी पर गए के पाठक, तो कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। देखिए, लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पाठक से नाराज हो गए हैं, जिसके बाद के पाठक छुट्टी पर चले गए। क्या खबर है, क्या वाकई में कोई नाराजगी थी? नहीं, आप हम लोग कुछ इस छुट्टी के पहले ही चले। इस छुट्टी के पहले आपको पता होगा कि के पाठक की तबीयत बिगड़ी थी। के पाठक लगातार तबीयत खराब रहने के बावजूद शिक्षा विभाग में बैठ रहे थे और उनकी कमर की हड्डी का प्रॉब्लम था, जिससे डॉक्टर ने उन्हें बैठने के लिए भी मना किया हुआ था, काम करने के लिए भी मना किया हुआ था। खैर, वो अलग एजेंडा है और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी सर्जरी होगी। हाँ, नहीं करेंगे तो सर्जरी होगी। तो एक तो ये है कि ये जो नया मामला आया है
इस नए मामले को उनकी बीमारी से हम इसलिए नहीं जोड़ेंगे कि ये मामला चांसलर वर्सेस शिक्षा विभाग का है। और जहाँ तक मेरी खबर है, ये खबर चांसलर यानी राजभवन बनाम शिक्षा विभाग का जो मामला चल रहा था, इस मामले को राज्यपाल ने बहुत गंभीरता से लिया था और राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद ही सीएम ने अपर मुख्य सचिव यानी के पाठक को टोका था और उनके टोकने के बाद मुख्यमंत्री ने टोका था और उनके टोकने के बाद ही के पाठक ने अर्न लीव का यानी उपार्जित अवकाश का लंबी छुट्टी का आवेदन भेज दिया। तो क्या के पाठक नाराज हो गए थे? नाराजगी दोनों ओर से है। दोनों ओर से नाराजगी दोनों ओर से है। नाराजगी दोनों ओर से इस मायने में है कि सीएम नाराज हुए राजभवन वाले इशू पे और के पाठक को टोका गया। तो क्योंकि के पाठक का सीधा कहना था कि मेरा जो भी काम हो रहा है वो हम एक्ट को मान के चल रहे हैं, एक्ट को फॉलो कर रहे हैं और एक्ट चांसलर को जैसे एक्ट में चांसलर की जो पावर है हम उसी पावर के अनुरूप उनको देख रहे हैं और उसमें जो शिक्षा विभाग का पावर है हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सीएम के टोकने के बाद ये के पाठक ने अपना छुट्टी का आवेदन भेजा और ये छुट्टी का आवेदन 29 को गया था, यानी 29 मई को नहीं गलत बता दिए, 1 को गया था, 1 को गया था और 3 से ये छुट्टी पे गए, 3 से छुट्टी पे गए। तो ये है और वो 30 तक छुट्टी पे हैं। अब मजे की बात ये हमें देखना होगा कि 30 के बाद क्या होता है। 30 के बाद क्या होता है, यही मेरा सवाल भी है आपसे सजल जी। क्या लगता है के पाठक लौटेंगे ना कि हमेशा के लिए शिक्षा विभाग से छुट्टी होगी? आपको याद करें, हम जनवरी वाले एपिसोड में ले चले। जनवरी में जब के पाठक नाराज होके छुट्टी पे चले गए थे, फिर दिल्ली चले गए थे, तो के पाठक लौटे थे और बीच में ही लौटे थे और उस समय जब वो छुट्टी पे गए थे, यही अर्न लीव पे इसी छुट्टी पे उस समय भी गए थे, तो उस समय अपर मुख्य सचिव का प्रभार जो था वो शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव के जिम्मे था, आपको याद होगा। और लेकिन मजे की बात ये थी कि उस समय के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद के पाठक के द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए थे उसमें एक भी निर्णय चेंज नहीं हुआ था। लेकिन इस बार के पाठक के जाने के बाद 1 सप्ताह भी नहीं बीता है सजल जी के कई धड़ाधड़ उनके फैसले चेंज हो रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि इससे हमारे सामने भी ये सवाल है कि क्या के पाठक नहीं लौटेंगे। तो ये सवाल है, लाजमी है। तो जिस तरह से लिए जा रहे हैं ये फैसले, आज की तारीख में जो फैसले बदले जा रहे हैं, ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शायद अब के पाठक इस विभाग में न लौटे। ये आपको भी लग रहा है? ये आपका मुझे भी लग रहा है। मुझे इसलिए लग रहा है कि जिस हिसाब से ये फैसले बदले जा रहे हैं, धड़ल्ले से बदले, बिल्कुल। तो इसमें 2 ही संभावना दिख रही है कि के पाठक तो छुट्टी पे है, के पाठक छुट्टी पे हैं, यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव छुट्टी पे हैं, ठीक है। और अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार, ये फुल फ्लेजेड मुख्य सचिव नहीं है डॉक्टर सिद्धार्थ, ये एडिशनल चार्ज में है। और एडिशनल चार्ज में कौन है? तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। आप ये देखिए, किसी दूसरे अधिकारी को नहीं दिया गया है, मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव को दिया है। यानी शिक्षा विभाग का डे टू डे का जो अब गतिविधियां हो रही है, जाहिर सी बात है कि एस सिद्धार्थ जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो मुख्यमंत्री की सहमति से ले रहे होंगे, मुख्यमंत्री की जानकारी में ले रहे होंगे, रजामंदी से ले रहे होंगे। और अभी जो स्कूलों का जो टाइमिंग चेंज हुआ है, आपको बता दूं, पहली बार स्कूलों का टाइमिंग जो हुआ है, जो स्कूलों का टाइमिंग आगे भी जो चेंज होना है, इसमें शिक्षक संगठनों की सहमति भी ली जा रही है। तो उनसे भी बात हो रही है, बात हुई भी है। तो पूरे तौर पे ये लग रहा है कि शायद अब के पाठक न लौटे। अब के पाठक ना लौटे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर के पाठक नहीं लौटेंगे तो उनका होगा क्या। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर के पाठक शिक्षा विभाग में नहीं लौटेंगे, उनकी 30 तक की छुट्टी खत्म होगी, तो एक तो संभावना ये है कि वो छुट्टी बढ़ाएं। दूसरी संभावना ये है कि अगर इस बीच केंद्रीय प्रतिनियोजन में उनकी पोस्टिंग हो गई तो वो केंद्र में चले जाएंगे।
तीसरी तीसरी सबसे बड़ी संभावना ये है कि अगर उन्होंने छुट्टी भी नहीं बढ़ाई, केंद्रीय प्रतिनियोजन में केंद्र में उनकी पोस्टिंग भी नहीं हुई, तो और तब ये हो सकता है कि राज्य सरकार किसी और विभाग में उनकी पोस्टिंग करे। तो यही 3 संभावनाएं अभी दिखाई दे रही हैं और इन्हीं 3 संभावनाओं पर में किसी एक पे का काम होगा। लेकिन अब एक बड़ा है कि के पाठक के जाने के बाद अभी थर्ड फेज की जो नियुक्ति होनी है शिक्षकों की, अध्यापकों की, उसका समय अब खींच रहा है। आपको मैं बता दूं कि जिस दिन के पाठक गए 3 को, उसी दिन शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को चिट्ठी लिखी कि भाई ये ये जो अतिरिक्त टीचर्स को जो वेटेज देने का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो आप उनसे विज्ञापन ले लो, उनसे एप्लीकेशन ले लो विज्ञापन देके, लेकिन उसमें ये कंडीशन लगाओ कि हम माने शिक्षा विभाग हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एलपीए में जा रहा है और अगर उनकी बहाली हो भी जाएगी गेस्ट टीचर की वेटेज पे, तो एलपीए का जो निर्णय होगा वो उन पर लागू होगा। तो इसको लेके बिहार लोक सेवा आयोग ने आवेदन मांगा भी, परीक्षा की तारीख भी तय हो गई, लेकिन जून में परीक्षा थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये तिथि के पाठक के जाने का असर जो है वो दिखने लगा है कि ये परीक्षा अब लग रहा है कि जून में ना होके अब जुलाई में जाएगी परीक्षा। इस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी। तो के पाठक के नहीं होने का साइड इफेक्ट दिख रहा है। हाँ, ये इफेक्ट दिख रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि के पाठक ने 2 महीने में 2.25 लाख 1,75,000 अध्यापकों के अपॉइंटमेंट कर लिया था, जबकि उसके पहले नियोजन के छठे फेज में 40,000 शिक्षकों के नियोजन में राज्य सरकार को 4 साल लग गए थे, और वो भी विजय चौधरी जब शिक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और हाईकोर्ट से अनुमति मांगी, तब जाके वो 40,000 बहालियां वो पूरी कर पाए। लेकिन अब के पाठक के जाने के बाद ये नियुक्ति शिक्षा विभाग में जो अध्यापकों की नियुक्ति का मामला है, इसकी तारीखें अब बढ़ती जा रही हैं, तो एक असर ये दिख रहा है। जबकि एक चीज आपको साफ तौर पे मैं बता दूं कि एक बड़ी बात और मैं बता दूं, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल यह भी तय किया है शिक्षा विभाग ने, नए सीएस ने, कि बिहार के जितने सरकारी स्कूल्स हैं वो सारे स्कूलों के बिल्डिंग के रंग बदलेंगे। बिल्कुल। अच्छा। उनके लिए रंग तय होगा और वो सारे स्कूलों के रंग, भवन के बिल्डिंग के कलर चेंज होंगे। नए कलर में अब बिहार के सभी 75,000 स्कूल दिखेंगे और ये रंग रोगन का जो काम है ये दिसंबर तक पूरा करना है। अच्छा। इसलिए दिसंबर तक पूरा करना है कि दिसंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर यात्रा पे निकलने वाले हैं बिहार में। अच्छा। बिल्कुल। तो ये सीएम फिर से यात्रा पे निकलने वाले हैं दिसंबर में। वो हर चुनाव के पहले निकलते हैं बिहार की यात्रा पे। उन यात्राओं के अलग अलग नाम हैं, तो इस बार भी वो दिसंबर में उनकी यात्रा शुरू होने जा रही है। तो उसके लिए स्कूलों की बिल्डिंग को आकर्षक बनाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और स्कूलों के रंग रोगन का काम ये शुरू होगा। और इस बार जो मुद्दा होगा, ये आपको बता दूं, इस बार जो विधानसभा चुनाव का मुद्दा आने वाला है वो मुद्दा कंप्लीट रूप से ये जो वर्तमान सरकार है ये नियुक्तियों पे लड़ेगी। और इसीलिए आपको याद होगा यानी कि तेजस्वी यादव से उनका मुद्दा छीनने की तैयारी। बिल्कुल मुद्दा तो उनका छिना हुआ इसलिए है कि वर्तमान सरकार ने ही 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की, जिसका क्रेडिट लगातार हाँ ले रहे हैं, लेकिन चुनाव में नहीं मिला उनको। नंबर 1। नंबर 2 कि इस बार फिर क्योंकि 87,000 टीचर की बहाली होनी है, तो 87,000 ये आपने देखा होगा कि कल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 15,000 का कहा है कि 15,000 हम बहाल करेंगे। उधर हेल्थ विभाग में तैयारियां चल रही हैं, पंचायती राज विभाग में तैयारियां चल रही हैं। तो हर डिपार्टमेंट जो है वो नियुक्ति की तैयारियों में लग गया है। तो ये लग रहा है कि ये एक विधानसभा चुनाव जो लड़ी जाएगी, तो वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो जनता दल यू है और भारतीय जनता पार्टी है, ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं बिहार की, ये पार्टियां नियुक्तियों के मुद्दे पे ही लड़ेगी। वो दिखाएंगी जनता को कि देखो हमने अपने इस टेन्योर में कितनी बहालियां की हैं, और सीएम की जो प्रस्तावित यात्रा होगी वो भी इसी पे फोकस होगा और इसीलिए स्कूलों के रंग रोगन की तैयारियां
अभी से शुरू हो गई हैं, अभी से शुरू हो गई हैं। जी। तो ये एक बड़ी बात बड़ी बड़ी खबर है। बात है। लेकिन सजल जी, एक आखिरी सवाल है मेरा जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर केके पाठक लौटते हैं, क्योंकि हमने शुरू में भी बताया है कि 3 से 30 तारीख तक छुट्टी पर हैं केके पाठक, तो अगर केके पाठक लौटते हैं तो जो आदेश पलटे गए हैं, जो आदेश एस सिद्धार्थ ने केके पाठक के पलटे हैं, क्या छुट्टी से लौटते ही केके पाठक दोबारा से एक्शन में आ जाएंगे और दोबारा से इन आदेशों को पलटेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर केके पाठक लौटते हैं और फिर से इसी विभाग में लौटते हैं, और अभी उसका उसके चांसेस 50-50% हैं। 50% लौटने के भी चांसेस हैं और 50% नहीं लौटने के लौटने के चांसेस हैं। जी। तो अभी अभी जो चांसेस हैं, उस चांसेस में अगर केके पाठक लौटे तो फिर वो अपने पुराने एक्शन में ही होंगे। पुराने रूप में पुराने रूल में ही देखेंगे। और आपको ये देखना होगा कि केके पाठक एक बड़ा काम करके गए। केके पाठक एक बड़ा काम कर गए कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति जो है वो 100% पर पहुंच गई। छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों का जो अटेंडेंस था वो 80% पे चला गया। तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन में एक बड़ा काम हुआ, बड़ा डेवलप बड़ा डेवलपमेंट हुआ। और शिक्षकों की जो इन सर्विस ट्रेनिंग थी, जो बरसों से बंद थी, तो वो इन सर्विस ट्रेनिंग शुरू हुई। ये अलग बात है कि वो ईद में भी ट्रेनिंग हो गई, होली में भी ट्रेनिंग हो गई, ये अलग बात है। लेकिन ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था, ट्रेनिंग का शेड्यूल टूटा नहीं। और जहाँ तक माने मैं शिक्षा विभाग को सीरियसली 1987 से देख रहा हूँ, और 1987 से अब तक पहली बार मैंने देखा है कि एक शिक्षक की ट्रेनिंग हुई है। और कल शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा फैसला किया है कि जो शिक्षक इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं लेंगे उनका इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा। उनका इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। उनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। तो केके पाठक के एक बड़े फैसले पे कल विभाग ने एक कदम और आगे बढ़ के फैसला किया है। क्योंकि केके पाठक तो वेतन रोक रहे थे ना, इन्होंने कहा कि नहीं, हम वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देंगे। तो एक बड़ा फैसला कल ये हुआ है। तो अभी भी पूरा विभाग जो है, ठीक है, केके पाठक के फैसले बदले जा रहे हैं, ठीक है। स्कूलों से लेकर शिक्षा विभाग तक अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक सभी रिलैक्स मूड में है। लेकिन जो केके पाठक का के जितने सारे फैसले हैं उसमें अभी आमूल चूल बदलाव नहीं हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए, सबकी नजर इस पर भी टिकी रहेंगी कि क्या छुट्टी से लौट कर आएंगे केके पाठक, या फिर केके पाठक की शिक्षा विभाग से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।